फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यस क्लास लाइव हो चुकी है। और यहाँ पर आपको हम बताएं कि आज जो ये हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ चीजें मैंने हाईलाइट के रूप में यहाँ पर बताई है ताकि आपको थोड़ा समझाने में ईजी रहे, इसलिए मैंने डायरेक्टली कुछ चीजें आपके यहाँ पर नोट कर ली है। तो अब हम शुरू करते हैं इसी चीज को जो आपके सामने है, और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज क्या है और आपको किस प्रकार से इसको समझना है। ठीक है, तो जो भी लाइव जुड़े हैं फटाफट से अपने अदर फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए कि भाई सर है वो लाइव आ चुके हैं। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को इम्पोर्टेंट पता है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। और ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में है, तो बिल्कुल आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझिएगा। तो बात करें, देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैंने कुछ डायग्राम के तहत आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है ताकि आपको पूरा इस समझ में आ सके कि लाप्लास जो फ्रांसीसी विद्वान हैं, उन्होंने जो कांट ने अपनी एक दी थी जो अवधारणा यानी जो परिकल्पना दी थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, उन्हीं के कुछ संशोधित रूप और अपने कुछ अवधारणाओं के साथ यहाँ पर लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी निहारिका है वो प्रस्तुत की है। तो कब की थी? 1796 में। ये फ्रांसीसी विद्वान है लाप्लास, इसने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिकाओं की ये कल्पना जो प्रस्तुत की है, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं ऐसे जनरली बता देता हूँ, फिर हम सीधा सीधा एज व्यवस्थित रूप में समझेंगे। लेकिन फिर पहले एकदम कह सकते हैं थोड़ी झलक देख लेंगे। देखिए लाप्लास कहता है कि पहले पृथ्वी में कांट ने बताया कि आद्य तत्व मौजूद थे जो धीरे धीरे संपर्क में आए, जबकि यहाँ पे लाप्लास कह रहा है कि नहीं, पहले से ही एक निहारिका मौजूद थी ब्रह्मांड में। निहारिका पहले से मौजूद थी, फिर उस निहारिका के अंतर्गत गति थी, लेकिन गति थी धीरे धीरे उसमें परिवर्तित हो गया और उसके अंदर से एक छल्ला निकलने लगा। क्या निकला? एक छल्ला निकला। और इस एक छल्ले से धीरे धीरे 9 छल्ले निकले, और 9 छल्लों में फिर जिस प्रकार से सिकुड़न हुई और पदार्थ ठोस हुए, तो हर इस प्रकार से 9 छल्ले हुए और 9 छल्लों के अंदर एक एक उनके सिकुड़न से वो ग्रह बन गया, और बीच में जो मेन निहारिका थी वो सूर्य कहलाया। क्या कहलाया? सूर्य। तो ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर जो समझाया है, इसको हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसी के साथ साथ इनको भी इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो निहारिका जो परिकल्पना है, ये फ्रांसिस विद्वान लाप्लास ने 1796 में प्रस्तुत की थी। तो निहारिका परिकल्पना इन्होंने जो प्रस्तुत की, तो उस समय ज्यादा इसके संबंध में कोई ठोस जानकारी इनके विरोध मतलब एक इनकी अवधारणाओं की आलोचना में नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, कांट की जो परिकल्पना थी उसमें जो कमियां थी ना, उसको ठीक करते हुए दिया। तो ये लगभग 100 वर्षों तक इसके द्वारा दी गई परिकल्पना मान्य रही। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक रही। तो कांट की परिकल्पना के गलत तथ्यों को संशोधित किया था लाप्लास ने। तो क्या 3 ऐसे तथ्य थे जिनको लाप्लास ने संशोधित किया? तो देखिए यहाँ पर 3 दोष बताए जो कांट की जो परिकल्पना थी उसमें दोष थे। पहला, निहारिका या आद्य पदार्थ, उन्होंने आद्य पदार्थ वहां पे नाम दिया था। तो आद्य पदार्थ के कण हमें वो टकराते हैं, आद्य पदार्थ के कण हैं वो टकराते हैं, और टकराने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है। जबकि अगर रियली में देखा जाए तो वो टकराने से ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, जबकि उसने ऊष्मा का कहा था। दूसरा, कणों के टकराव से गति उत्पन्न होती है। जो लाप्लास ने कहा कि कण टकराते हैं तो गति अवरोध होती है। क्या होती है? अवरोध होती है। तीसरी कमी थी कांट ने कि कांट ने कहा कि आकार में वृद्धि होने से गति में वृद्धि होगी, और वो जो निहारिका वो स्पीड से घूमने लगी और उसमें से छल्ले बनने लगे, और पृथ्वी का निर्माण भी इस तरह से हुआ था। लेकिन इन 3 दोषों को दूर करते हुए लाप्लास ने कांट की अवधारणा के दोषों को दूर करते हुए 3 बातें अपने विचार से पेश की। क्या की? उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में आद्य कण पहले से थे और वो संपर्क में आकर निहारिका बनी। नहीं, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक तप्त यानी गर्म थी, एक निहारिका पहले से मौजूद थी ब्रह्मांड में। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो निहारिका है ये प्रारंभ से ही क्या थी? गति थी, यानी घूम रही थी, गर्म भी थी और घूम रही थी। जबकि उन्होंने कहा था कि वो बन के फिर घूमी थी, तो इन्होंने कहा पहले से घूम रही थी। ठीक है, फिर लाप्लास ने कहा कि निहारिका लगातार जब घूम रही थी तो उसके शीतल होने के कारण आकार में सिकुड़ने लगी। जब घूमती है तो उसके विकिरण से वो ठंडी होने लगी, और ठंडी होने लगने से उसके आकार
का जो जो गर्म था वो ठंडी होने से आकार है वो सिकुड़ने लगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको अब सीधे तौर पे ये कहूँ ना तो लाप्लास ने अपने विचारों में क्या कहा तो वो तो मैं आगे समझाने वाला हूँ। फिलहाल से मैंने एक इसका कहते हैं ना शॉर्ट इंट्रो बता दिया है कि लाप्लास ने इस प्रकार से अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की और ये मैं पूरी की पूरी सिस्टम से समझाने वाला हूँ। लेकिन उसने क्या किया, कांट के जो दोस्त थे ना उसको दोष को दूर करते हुए उन्होंने अपनी परिकल्पना को मजबूती या कहते हैं ठोस मजबूत प्रदान या अस्तित्व दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मोबाइल पे 3 फिंगर घुमाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ओके, तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लाप्लास की व्यवस्थित रूप में इन्होंने जो पूरी तरह से स्टार्टिंग बताया ना कि कैसे ये उत्पत्ति हुई है, ये मैं पूरा सिस्टम से एक एक करके आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां पर जो लाप्लास की जो डेफिनेशन है या उन्होंने कहा कि पहले से शुरुआत में उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में पहले से एक न्याहारिका मौजूद थी, वो गति मतलब गतिमान थी और तप्त भी थी। तो पहले तो हम ये पॉइंट नोट करेंगे कि ब्रह्मांड में पहले से एक गतिमान एवं तप्त महापिंड मौजूद था, जिसे लाप्लास ने नीहारिका नाम दिया है। जिसे लाप्लास ने क्या नाम दिया, नीहारिका संबोधित किया। क्या क्या इन्होंने पहले से कहा कि लाप्लास, ठीक है जी। यस विजयलाल और प्रियांशु राज, हेलो नमस्ते जी। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि पहले से एक पिंड वो ब्रह्मांड में मौजूद था, तब तो था एक ये जो महापिंड था इन्होंने इसका नाम दिया निहारिका। क्या नाम दिया, निहारिका नाम दिया। अब आगे जब बात करें तो निहारिका की तेज गति, निहारिका ध्यान रखिएगा, निहारिका की तेज गति के कारण विकिरण द्वारा निहारिका की तेज, क्योंकि वो घूम रहा था तो निहारिका की तेज गति के कारण विकिरण, तेज गति के कारण यहां पर विकिरण द्वारा उष्मा क्रमशः कम होती गई। विकिरण द्वारा जो उष्मा उष्मा जो गर्मी थी ना, उष्मा गर्मी उष्मा क्रमशः यानी धीरे धीरे क्रमशः कम होती गई। ये मतलब वो समझा रहा हूं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। हेलो साउजाट, वेलकम जी। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अगर क्लास में 20 में ज्वाइन किया ना तो उसको ये जरूर समझना है कि मैंने स्टार्टिंग में क्या समझा है, ये बहुत जरूरी है। तो शुरुआत में क्या कहा कि पहले से ही ब्रह्मांड में एक महापिंड मौजूद था, ठीक है, और वो महापिंड घूम रहा था, गति थी, लेकिन वो घूमने से उसके विकिरण प्रक्रिया के द्वारा उस पिंड में से गर्मी है वो बाहर निकल रही थी, ठीक है ना, गर्मी है वो बाहर निकल रही थी। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाहरी भाग ठंडा होने लगा तथा बाहरी बाहरी भाग ठंडा होने लगा, ठंडा होने लगा। किसका, उस निहारिका का है कि भाई निहारिका जब घूम रही थी तो विकिरण प्रक्रिया के द्वारा उसमें उष्मा कम होती गई, तो जो बाहरी भाग होता है जब घूमता है तो बाहर वाला भाग है वो ठंडा होने लगा, मतलब उसमें उष्मा कम होने लगी। और उष्मा कम होने से संकुचन होने लगा, उष्मा कम होने लगी तथा तथा निहारिका निहारिका का संकुचन, संकुचन का मतलब संपीड़न, संकुचन का मतलब होता है वो धीरे धीरे मतलब सिकुड़ना, ऐसे कहते हैं ना, तो वही मैं यहां पर समझा है, संकुड़न होने लगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि वो घूम रही थी लेकिन उसमें बाहर निकली थी तो वो सिकुड़न हो रही थी, यानी इसका बाहरी भाग जो है ना निहारिका का वो ठंडा हो रहा था। बाहरी भाग यानी जैसे एक निहारिका होती है ये वाली,
ये निहारिका। अब इसका ये वाला जो बाहरी भाग है ना, बाहर वाला भाग, वो ठंडा हो रहा था। क्या हो रहा था? वो ठंडा हो रहा था। और इस वजह से यहाँ पर आयतन और आकार में कमी आई। क्या हुआ कि संकुलन होने से आयतन और आकार में कमी आई। संकुचन होने से इसके आयतन एवं आकार में कमी आई। और आप सभी को पता है, जब किसी चीज का आयतन घटता है और आकार में कमी होती है तो वो चीज और ज्यादा स्पीड से घूमती है। तो तब यहां पर बात करें, तब निहारिका तेज घूमने लगी। निहारिका की गति तेज हुई। जिस प्रकार से आयतन कम हुआ, आकार कम होने लगा, तो वो और ज्यादा स्पीड से जो निहारिका है वो घूमने लगी। जब और ज्यादा घूमने लगी तो घूमने लगने से बाहरी भाग ठंडा होने लगा। और जब ज्यादा घूमती है तो बीच में से जब वो निहारिका हल्की होने लगी तो बीच में से जो उभार आने लगा, बीच में से वो उपने लगी, जैसे रोटियां उपती है ना, ऐसे उपने लगी। तो उपने से धीरे धीरे इस प्रकार से होने से उससे एक सल्ला बाहर निकल आया। क्या निकल आया? ये देखो, मैंने यहाँ पर डार्क करके समझा ये वाला, कि ये निहारिका है। निहारिका के ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, वो एक निहारिका के रूप में एक छल्ला है, वो बाहर निकल आता है। तो बस वही मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आयतन और आकार में कमी होने से गति बराबर बढ़ते लगी। और अत्यधिक गति के कारण अत्यधिक गति के कारण केंद्र अपसारित बल, कल भी बता रहे केंद्र अपसारित, क्योंकि कांट ने अपने जो थ्योरी दी थी उसमें भी इसी बात का जिक्र किया था, ठीक है ना। तो केंद्रोपसारित, केंद्रोपसारित बल द्वारा, ये नोट कर लीजिएगा, काफी बार ये एग्जाम में आता रहता है। केंद्रोपसारित बल के द्वारा निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ आधारहीन हो गए। निहारिका के मध्यवर्ती पदार्थ बाहरहीन होने लगे, यानी भार कम होने लगा, उन्हें बाहरहीन होने लगे। तथा यानी जिस प्रकार से स्पीड से घूम रहा था ना, तो स्पीड से घूमने से एक्चुअली क्या हुआ उनमें, स्पीड में घूमने से वह जो निहारिका जो थी उसका अंदर वाला भाग हल्का होने लगा। तो हल्का होने से उसमें उभार उत्पन्न आया, यानी ऊपने लगा। जैसे हल्का होता है तो जैसे ये सप्टी होती है, फिर धीरे धीरे ऐसे उभार आता है, ऐसे उभार आने लगा। तो यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर इस प्रकार से होने से केंद्रोपसारित बल के द्वारा मध्यवर्ती भाग है वो बाहर की ओर उभरने लगा, तथा यह भाग बाहर की ओर उभरने लगा। इस प्रकार से बाहर यानी ऊपने लगा, उभरने लगा, ठीक है ना। यहां से समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये जो भी स्टेप बता रहा हूं, इस स्टेप यहां पर आपको चित्र में नजर आ जाएंगे। बस आपको समझना है, आपको समझना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो भारहीन होने का मध्यवर्ती भाग उभरने लगा और ऊपरी भाग शीतल होने लगा। फिर क्या होगा, जब इसी प्रकार से होगा तो अंदर वाला भाग तो हीटिंग वाला रहता ही है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग जब उभरने लगा तो ऊपर वाला भाग ठंडा होने लगा। क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। और जो वो ऐसे मतलब उभरने लगा तो एक तरह से इसी स्पीड से उभरने से उसका एक छलका निकल के बाहर आ गया, मतलब छल्ला बन गया। क्या बन गया? उसका छल्ला बन गया। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार शीतल होने और सिकुड़ने के कारण एक छल्ले के रूप में निहारिका से अलग हो गया। लगातार सिकुड़न हो ही रहा था, लगातार सिकुड़न हो रहा था, सिकुड़न तथा शीतल होने तथा एवं शीतल होने से कौन सा? निहारिका। निहारिका इसी स्पीड से जब यही काम कर रही थी तो लगातार शीतल होने से क्या हुआ कि कुछ समय उपरांत एक गोल छल्ला निहारिका से अलग हो गया।
कुछ समय उपरांत एक गोल गोल छल्ला निहारिका से अलग हुआ। देखिए यहां पर कैसे अलग हुआ। पहले पूरा एक पिंड था, पिंड स्पीड से घूम रहा था, लेकिन इसी विघ्न प्रक्रिया के द्वारा वो ठंडा होने लगा और सिकुड़न होने लगी। क्या होने लगी? सिकुड़न। सिकुड़न होने के बाद उसका ऊपरी भाग है, वो ऊपरी जो भाग है, जब मध्य वाला भाग जब अंदर से बाहरहीन होगा तो ऊपर वाला भाग है वो उभार होगा, और ऊपर वाले भाग में उभार होने से, उसमें शीतलता होने से धीरे धीरे इसी प्रकार की गति के द्वारा फिर उस निहारिका से एक छल्ला निकलता है। यह निहारिका से एक छल्ला अलग हो जाता है। जो मैंने देखो इस लाइन के अंदर इसमें एक डार्क लाइन बताई है, दिख रही है ना आपको, एक डार्क लाइन। ये तो ये डार्क लाइन है, वो इस निहारिका से एक छल्ले के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि यहां पर कांट ने कहा था कि निहारिका से अलग 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 करके 9 छल्ले निकलते हैं, जबकि जबकि यहां पर लाप्लास ने कहा है कि निहारिका से जो एक छल्ला निकला ना, उसी छल्ले से धीरे धीरे 9 छल्ले बने, और 9 छल्लों में जब ये इसी प्रकार की शीतलता रही और जब वो घूमते रहे तो उन्हीं 9 छल्लों के अंदर से उसकी जो गांठ थी वो ग्रह के रूप में तब्दील हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये बात तो ऐसा ही है, लेकिन इस एक छल्ले से धीरे धीरे ऐसे करके 9 छल्ले बनने लगे। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और फाइनली में आकर फिर ये होता है, और 20 वाला जो भाग रहता है ना, 20 वाला भाग निहारिका का जो मेन भाग, वो फिर सूर्य के रूप में स्थापित हो जाता है या सूर्य कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो अभी वापस मैंने थोड़ा एडवांस समझा दिया, इसको वापस लिख देते हैं ताकि आपको थ्योरी लिखने में काम आ जाएगी। तो यहां तक समझ में आ गया, निहारिका से छल्ला अलग हो गया। ओके, अब मैं आगे बात करता हूं इस स्टेप को, क्योंकि ये पूरी स्टेप मैंने ऐसे समझा तो दी है, लेकिन लिखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा, ऐसा मान लीजिए। और अगर आप नोट्स कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर 100% लिख दीजिए कि भाई सर ने कहा है ये प्रश्न आपके आने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों आने की, क्यों पूरी संभावना है, इसका कोई रीजन बताएंगे आप में से कोई? तो मैं बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लाप्लास ने जो निहारिका जो दी है ना, ये लगभग 100 वर्षों तक मान्य रही। तो फिर जो जो परिकल्पना ज्यादा वर्षों तक मान्य रही, मतलब इंपोर्टेंट थी, तो फिर बाकी में से ये इंपोर्टेंट है। कांट और लाप्लास के सिद्धांत में मुझे एक ही अंतर दिखा, जो आपको समझ में आ गया होगा। यस, जो भी मैंने बताया वो भी आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको मैं वापस थोड़ा रिवीजन करवाऊंगा, तब आपको और अंतर समझ में आएगा विजय, और अंतर आएगा। बस थोड़ा सा मुझे इस थ्योरी को, इस परिकल्पना को एंड करवा दीजिए, फिर मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहां पर ये समझ में आ गया कि निहारिका से एक छल्ला उत्पन्न हुआ, और कालांतर में एक ही छल्ले से 9 और 9 और छल्लों का निर्माण हुआ। ठीक है ना, 9 और छल्लों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर जाननी जरूरी है कि भाई यहां से एक ही छल्ले से 9 छल्ले अलग हो गए, और कालांतर में ये जो 9 छल्ले हैं, प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से अलग होता गया। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई एक छल्ला था, एक छल्ले से 2 बना, 2 से 3 बना, 3 से 4, 5, ऐसे करके 9 छल्ले बनते गए। और जब ये 9 छल्ले बने, तो प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ एक ही स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित हुए, तथा प्रत्येक छल्ले की पदार्थ एक ही गांठ के रूप में एकत्रित एवं ठंडे ठंडे होकर
ग्रह एवं उपग्रह में तब्दील हुए। तब्दील करने का मतलब बदल गए। तब्दील का मतलब क्या होता है? बदल जाना। तो जब ऐसा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब 9 छल्ले बने और 9 छल्ले, हर छल्ले में कोई पदार्थ था। हर छल्ले में क्या था? हर छल्ले में पदार्थ भरे हुए थे और वे पदार्थ इसी प्रकार से गति से घूमते-घूमते फिर एक गांठ के रूप में हर एक छल्ले में एक ही जगह जम गए, एक गांठ बन गई और वो गांठ जमकर क्या होगी? ग्रह और उपग्रह के रूप में तब्दील होगी। ग्रह और उपग्रह के रूप में क्या होगी? तब्दील होगी। और यहाँ पर ग्रह वायवीय ग्रंथि का रूप धारण कर लिया। तो ये छल्ला जो आगे बन जाकर जब ठंडा हुआ तो ग्रह के रूप में निर्माण हुआ और फिर निहारिका निहारिका का शेष बचा हुआ भाग, शेष बचा हुआ भाग जो था वो सूर्य रह गया। शेष बचा हुआ भाग सूर्य है। कैसा? यानी देखिए अब यहाँ पर पूरा देखो कितना एकदम क्लियरिटी नहीं दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे हर एक छल्ले के अंदर जो पदार्थ है वो एक ही जगह गांठ के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह का निर्माण होता है और न्यारिका का जो बीच वाला भाग है वह सूर्य हो जाता है। कौन क्या रह जाता है? सूर्य। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको लाप्लास की जो निहारिका बताई है ना, वो मैंने यहाँ पर पहले ही डायग्राम लिख कर बना के रख दिया और हर डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको उस पॉइंट से और चित्र से मिलान करते हुए दिमाग में निहारिका सेट हो जाए। निहारिका क्या हो जाए? सेट हो जाए। ठीक है, चलो यहां तक तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने ये जो निहारिका यानी ये जो अपने सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ये काफी पॉपुलर हुआ। लगभग 100 वर्षों तक इसके इस सिद्धांत को मान्यता मिली। क्यों मिली? तो इसके कुछ रीजन थे। देखो, रीजन ये थे क्योंकि लाप्लास एक उच्च कोटि का खगोल शास्त्री था। लाप्लास उच्च कोटि का खगोलज्ञ कह सकते हैं या हम खगोल शास्त्री कह सकते हैं। खगोल शास्त्री रहा है, ठीक है ना। उस समय का बहुत ही पॉपुलर खगोल शास्त्री के रूप में रहा है। तो अगर इसको देखें तो उसने अपनी परिकल्पना में रचना और गति पर विशेष बल दिया तथा इसने अपनी परिकल्पना में रचना एवं गति पर विशेष बल दिया कि भाई किस प्रकार से ग्रह का निर्माण होता है। तो ये पूरी तरह से समझाने की यहाँ पर कोशिश की इन्होंने, पूरी की पूरी कोशिश की कि भाई ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया है कोई इसकी कमियां ना निकाले। तो इस प्रकार से जब ये खगोलज्ञ था तो उन्होंने इस रचना में गति और इसकी जो रचना किस प्रकार से हुई उस पर विशेष ध्यान दिया और साथ ही साथ ग्रहों की वर्ताकार कक्षा, ग्रह की वर्ताकार कक्षा यानी क्यों ग्रह घूम रहे हैं ये भी समझा है इन्होंने कि भाई यहाँ पर ये जो लाप्लास ने ये थ्योरी दी तो इस थ्योरी में इन्होंने ये भी समझाया कि ये जो ग्रह है वो वर्ताकार के रूप में क्यों घूम रहे हैं और साथ ही साथ सूर्य व ग्रह की एक ही दिशा में क्यों घूमना है। सूर्य एवं ग्रह एक ही दिशा में घूमना, इसका भी उत्तर उन्होंने इसने अपनी लाप्लास के अंतर्गत दिया। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। उजमा हकीम जी बिल्कुल क्लियर चल रहा है डियर। सर क्वालिटी लो है? नहीं, लो तो नहीं है। एक्चुअल में ये हो सकता है देवराज जी, देवराज कि आपको एक्चुअल में क्या है कि जैसे कोई यूट्यूब खोलता है ना तो पहली बार तो क्या होता है कि इसकी जैसी स्पीड आती है वैसा यूट्यूब में वो वीडियो प्ले होता है, फिर धीरे धीरे वह वीडियो की क्लैरिटी सेट हो जाती है या फिर नहीं होता आप सेटिंग में जाकर उसको एचडी कर लीजिए, वो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है तो क्लियरिटी एकदम ठीक चल रही है। ठीक है जी, रुचिका जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मीनू जी गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि इंक थोड़ी सी आपको हल्की हल्की लाइट दिख रही होगी, मतलब थोड़ा कलर हल्का दिख रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है।
चलो अब इसको मैं चेंज कर देता हूं इनको, ताकि इसको और थोड़ा डार्क आपको नजर आए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ये भी बताए हैं कि निहारिका से उत्पन्न पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान, निहारिका से उत्पन्न, निहारिका से जो ग्रह उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, उत्पन्न ग्रह जिसमें हम बात करें उत्पन्न पृथ्वी, उत्पन्न पृथ्वी के अंदर जो भूकंप आना या मान लीजिए इसके अंदर जो हलचल होती है, इसका उत्तर भी इन्होंने दिया कि पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान लावा ज्वालामुखी, गर्भ में विद्यमान लावा एवं ज्वालामुखी, लावा एवं ज्वालामुखी आदि क्रिया लाप्लास की अवधारणा की पुष्टि करती है, आदि क्रिया लाप्लास की अवधारणा की पुष्टि करती है। तो यहां तक, अरे मैं उजमा जी को बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, ओके ओके प्यारे विद्यार्थी थोड़ा फोकस करिएगा कि मैं एक भी शब्द है समझाऊं, आप मिस ना करें। तो यहां तक आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अब मैंने थोड़ा डार्क भी लिख दिया तो थोड़ा मतलब कहने का मतलब थोड़ा और क्लियरिटी समझ में आया होगा। तो ये वाली जो थ्योरी है वो मैंने लाप्लास की निहारिका के तौर पे आपको समझाई, जो आई थिंक आपके दिमाग में सेट समझ में आ चुकी होगी। अब हम हमेशा की तरह हर एक विद्वान के द्वारा दी गई परिकल्पना की क्या कमियां हैं उसको निकालते हैं बाहर, यानी आलोचना। तो अब टाइम आ गया है कि लाप्लास की दी गई निहारिका में क्या कमियां थी, चलो हम उनको अभी देख लेते हैं। और फिर आपको मैं लास्ट में समझाऊंगा कि कांट और लाप्लास की दी गई निहारिका में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ पर विजय ने कहा कि सर हमें तो एक ही अंतर समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा इसके विभिन्न अंतर समझ में आए। सर हिंदी सामान्य की क्लास कब आएगी? हिंदी की रेखा जी जनवरी में आएगी, क्योंकि एग्जाम बहुत अभी टाइम है, उस अकॉर्डिंग हिंदी की क्लास तो 2-4 क्लास में चैप्टर पूरा कर सकता हूँ, इसलिए उसको मैंने शुरू ही नहीं किया है, ठीक है, उसको शुरू ही नहीं किया है। चलो आगे बात करते हैं। लाप्लास के द्वारा दी गई निहारिका जो है उसकी आलोचना या उस क्लिप नाम दे दोष। ओके तो अब बात करें दोष की, तो ध्यान रखिएगा जरूरी है, क्योंकि आपको लाप्लास का जो दी गई परिकल्पना समझ में आई ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये भी है कि इसकी सिद्धांत में क्या कमियां थी, पूरा का पूरा जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट शुरू करेंगे, कुछ एक पॉइंट आपको समझाएंगे जिससे समझ में आ सके। तो कोणीय आवेग से पदार्थ मूल निहारिका से अलग हुआ, ये गणितीय सिद्धांतों के विपरीत है। पहली तो इनकी कमी ये है कि यहाँ पर लाप्लास ने जो परिकल्पना में कहा था कि कोणीय आवेग से पदार्थ मूल निहारिका से अलग होता है, लाप्लास ने अपनी परिकल्पना में बताया कि कोणीय यानी जो घूमता है तो कोणीय आवेग स्पीड, कोणीय आवेग से, कोणीय आवेग से पदार्थ मूल निहारिका से अलग होता है, पदार्थ मूल निहारिका से अलग होता है, ठीक है, ये लाप्लास ने कहा, लेकिन गणित के सिद्धांतों के विपरीत है, लेकिन यह गणित के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सर एग्जाम में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं? यस यस यस, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए अगर आप सेम पेन से पूरा पेज भरते हैं तो ऐसा पेज लगेगा जैसे डल है, क्या है, बोरिंग जैसा लगेगा, मतलब आप बहुत अच्छा जमाओगे, आई थिंक मुझे पता है बहुत बढ़िया लिखोगे।
लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि नज़रें भी कहीं पर ठहरनी चाहिए कि हाँ, इस बंदे ने कुछ अच्छा लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्लैक पेन का यूज़ आप एग्ज़ाम में वैसे तो बहुत कम नहीं भी करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप ब्लैक पेन का यूज़ करें, लेकिन कहाँ करें? सिर्फ पॉइंट लिखने में या पॉइंट को हाइलाइट करने में। तो कॉपी चेक करने वाले की नज़र वहाँ पर ठहरती है और उसको पता लगता है कि यस इस बंदे ने कुछ लिखा है, उस बंदे में कुछ दम है। वैसे तो मैं आपको पूरी गाइड बताऊँगा आपको कैसे एग्ज़ाम लिखना करना, सब कुछ आपको बताऊँगा लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है? चलो आगे बात करें तो पहला आलोचना पहली दोष ये होगी कि गणितीय सिद्धांतों के विपरीत है कि कोई पदार्थ है, वो बाहर निकलेगा, ये बिल्कुल विपरीत नज़र आता है। इसके यहाँ पर क्या कहा गया कि नीहारिका के केवल एक छल्ले से नीहारिका के केवल 9 ही छल्ले निकलना एक आश्चर्य की बात है। 9 ही छल्ले निकलना आश्चर्य की बात है। कहने का मतलब है कि काफ़ी विद्वानों ने ये कहा कि भई 9 छल्ले क्यों निकले? कितने छल्ले? 9। इस प्रकार से ऐसे-ऐसे कैसे के 9 छल्ले ही क्यों निकले? ज़्यादा भी तो निकलने चाहिए। यानी यहाँ पर अगर कहा जाए, तो मान लिया जाए कि भाई लाप्लास को पता था कि भई 9 ग्रह हैं, तो उन्होंने अपनी थ्योरी में भी कहा कि भई नीहारिका से 9 छल्ले निकले, लेकिन विद्वान कह रहे हैं कि भई 9 छल्ले ही क्यों निकले? ज़्यादा भी तो निकलने चाहिए थे, निहारिका से 9 छल्ले क्यों निकले? ये एक आश्चर्य सवाल नहीं है कि भई 9 ग्रह हैं, तो 9 ही छल्ले कैसे निकले? उसके पीछे कोई पुष्टि या कोई कारण है वो देना चाहिए था, जो शायद लाप्लास ने अपने विचारों में उचित समाधान नहीं किया, ठीक है? और यहाँ पर भी ये कहा गया है कि एक ही छल्ले से यानी जो पहला एक छल्ला निकला था ना नीहारिका से, उसी छल्ले से 9 छल्ले निकले, तो क्या उस नीहारिका से दूसरा छल्ला नहीं निकला? जो स्पीड और वही गति से घूम रही थी, तो एक और छल्ला तो उससे निकलना चाहिए था ना। यानी एक ही छल्ला निकला, उससे 9 छल्ले निकले, तो दूसरी छल्ले नहीं निकले, ये घनीभूत कैसे हुआ? ये ऐसे कैसे हुआ? ऐसे कहने का एक उदाहरण है कि एक ही छल्ले से कई छोटे-छोटे ग्रह भी निर्मित हुए। तो इस प्रकार से ये मतलब थोड़ा कहीं न कहीं वैज्ञानिकों को इस पर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि भई जो विचार दिया वो मेल खाए। ठीक है? तीसरी बात करें, यहाँ पर एक और लिख देते हैं कि एक ही छल्ले से 9 छल्ले निकले। दूसरा क्यों नहीं? मतलब दूसरा छल्ला क्यों नहीं निकला? दूसरा छल्ला क्यों नहीं निकला उस नीहारिका से? नेक्स्ट बात करें तो लाप्लास की ये जो धारणा है वो उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि नीहारिका के कणों में अल्प पारस्परिक संलग्नता के द्वारा छल्लों के निकलने का जो निरंतर क्रम जारी है, वह व्यवहारिक धरातल पर नहीं नजर आता है। यानी कहने का मतलब है कि आज भी नीहारिका का जो सूर्यपिंड घूम रहा है, वो छल्ले आज भी मौजूद है, जो अपनी-अपनी स्थिति पर घूम रहे हैं। तो अब वर्तमान में भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि एक छल्ले से 9 छल्ले बने, अब उन छल्लों से कोई और छल्ला बनना चाहिए था, वो क्यों नहीं बना? क्यों ऐसा नहीं हुआ? ठीक है? तो ये एक तो यहाँ पर मैं लिखा नहीं है बट आपको वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो लाप्लास की परिक्रमा में सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने मूल ग्रहों से एक ही दिशा में घूमना बताया गया। ये नोट कर लीजिए। सभी ग्रहों के उपग्रहों को सभी ग्रहों के उपग्रह को यानी जो ग्रह है ना उसके उपग्रह की बात करें हम उपग्रह को अपने मूल ग्रह की दिशा में ग्रह की दिशा में घूमना घूमना ही सही है। तो लाप्लास ने भी कहा कि जो ग्रह हैं उसके उपग्रह भी उन्हीं ही दिशा में घूम रहे हैं, उन्हीं दिशा में घूम रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन यहां पर आपको पता होगा कि दो ऐसे ग्रह हैं जिसके उपग्रह उसी दिशा में नहीं घूमते, उसकी विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो फिर लाप्लास की यहां पर दी गई ये थ्योरी कंफ्यूजन वाली होती है। क्यों? क्योंकि उस समय
उस समय लाप्लास ने जब ये सिद्धांत दिया, उस समय ये जो 2 ग्रह हैं, उसके उपग्रह विपरीत दिशा में घूम रहे थे, उसकी जानकारी वहाँ पर वैज्ञानिकों ने तर्क के आधार पर नहीं पता की थी, या उस समय कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो पता रहे कि उपग्रह उसके विपरीत घूम रहे हैं। तो उस समय जानकारी के अभाव में भी लाप्लास ने ये थ्योरी दी कि भई सभी ग्रह के उपग्रह उसी दिशा में घूमते हैं, जबकि 2 ग्रह के उपग्रह वो विपरीत दिशा में घूमते हैं। विक्रम सर क्लियर कर क्या क्लियर है? शुक्र और अरुण भी उल्टे घूमते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपल सी बात करी गई है कि संभव है कि समय के उपग्रह है वो एक ही साल में एक ही तरह होने चाहिए, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बाद में अन्य ग्रहों की जब खोज हुई तो पता लगा कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पिता ग्रह के विपरीत घूमते हैं। कुछ पिता ग्रह यानी बड़ा ग्रह, ठीक है, कुछ पिता ग्रह के चारों ओर घूमने, कुछ पिता ग्रह के चारों ओर, जैसे शनि और बृहस्पति, मैं लिख ही देता हूं, कुछ जैसे शनि एवं बृहस्पति। ठीक है, समझ में आ गया होगा। विजय, शुक्र अरुण नहीं, शुक्र अरुण, यहाँ पर जो ऑथेंटिकल आंसर है ना, वो आप ध्यान रखिएगा कि शनि जो है, शनि और बृहस्पति, शनि और जो बृहस्पति है वह ग्रह के उपग्रह विपरीत दिशा में घूमते, यानी शनि और जो बृहस्पति इनके जो ग्रह है ना उनकी विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पॉइंट, ये पॉइंट लाप्लास की परिकल्पना को अंतर्गत दोष ढूंढता है या दोष बताता है। इसी के अलावा नेक्स्ट बात करें तो लाप्लास के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण दोष यह भी है कि नीहारिका की उत्पत्ति कहां से हुई, उसमें उसमें कैसे है ये नहीं बताया। नीहारिका की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी ये जो पहला पॉइंट है ना कि भाई ये नीहारिका के पहले से विद्यमान थी, लेकिन ये नीहारिका कहां से आई, इसके बारे में लाप्लास ने नहीं बताया। और लाप्लास के ने ये नहीं बताया कि उस नीहारिका में गर्मी और गति कैसे थी। इसमें उष्मा एवं गर्मी कैसे हैं, उत्तर नहीं मिल पाया, उत्तर नहीं मिल पाया। समझ में आ रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि इन सब कमियों के कारण लाप्लास की नीहारिका भी कांट की तरह अमान्य घोषित हुई। इन दोषों के कारण कांट की तरह लाप्लास की परिकल्पना अमान्य घोषित हुई। क्या हुई? अमान्य। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ थिंग्स मैंने यहां पर आपको जो समझाना था वो पूरा का पूरा ही टोटली समझा दिया है। अब जिसने शुरू से ये क्लास अभी देखी है ना और यहां तक पहुंचा है, तो वो मुझे ये बता दीजिए कि सर इसमें कुछ ही समझ में नहीं आई या फिर सीधा मुझे समझ नहीं आया, तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीकली से समझा सकता हूँ। वैसे देखो यहाँ पर इस चित्र से पूरा क्लियर हो रहा है, मतलब मैंने चित्र भी ऐसा बराबर मस्त बनाया है कि आपके दिमाग में एक झटके से समझ में आ जाए। यानी लास्ट में फाइनली यही कहे कि आई कांट डू डेंट साला, यानी कहने का मतलब है आई कांट, यानी जो कांट ने किया वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तो यहाँ पर कांट के विचारों पर कुछ संशोधन करके लाप्लास ने जो नीहारिका दी वह भी कुछ समय तक तो पॉपुलर रही, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर लाप्लास की जो नीहारिका थी वो भी क्या होगी? अमान्य होगी। देखिए
एक बार रिवीजन के रूप में जस्ट एक मिनट में अगर मैं पूरा समझाऊं तो कैसे समझाते पता है? देखिए, यहाँ पर अगर बताएं सर डायग्राम से शॉर्टकट में समझा दीजिए। यस साक्षी जी, डायग्राम ही है। देखिए, लाप्लास ने कहा कि भाई ब्रह्मांड में पहले से एक निहारिका मौजूद थी, पहले से एक निहारिका मौजूद थी। ठीक है, फटाफट से देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पे, एक मिनट में वापस समझा रहा हूं इसी चित्र से। लाप्लास ने कहा कि पहले से ही ब्रह्मांड में एक निहारिका मौजूद थी और उस निहारिका को अंतर्गत पहले से गर्मी थी और वो घूम रही थी, गर्मी थी और घूम रही थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो निहारिका घूम रही थी ना, तो उसके अंदर विकिरण से निहारिका की अंदर से ऊष्मा बाहर निकलने लगी और उसका जो ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग वो ठंडा और सिकुड़न होने लगा। और ठंडा और सिकुड़न होने से अंदर वाला भार है, वो अंदर वाला जो पदार्थ था वो हल्का महसूस होने लगा और फिर उसमें उभार उत्पन्न हुआ। उस निहारिका में क्या उभार, ऐसे उभार उत्पन्न हुआ और उभार उत्पन्न होने से उसमें से एक सल्ला बाहर निकला। निहारिका जो घूम रही थी स्पीड से ना, तो जब सिकुड़न हुआ तो निहारिका थोड़ी आकार में कम होने लगी। तो यहाँ पर बताया कि जब आकार में कुछ चीज कम होती है आयतन में तो स्पीड से तेज घूमती है, तो तेज स्पीड में घूमने से उसके अंदर से एक छल्ला बाहर निकला, जो मैंने देखो इस गोल गोल में एक बड़ी एक डार्क लाइन दिख रही होगी आपको, एक छल्ला निकला। फिर आगे जाकर उसी छल्ले से 9 छल्ले हैं वो बाहर निकले। ठीक है, एक छल्ला था, एक छल्ले के अंदर से दूसरा तीसरा चौथा, यानी एक छल्ले से 9 छल्ले निकले और 9 छल्लों के अंतर्गत उनके जो पदार्थ थे वो इसी तरह से घूम रहे थे और धीरे धीरे कुछ कालांतर में हर छल्ले के अंदर जो पदार्थ था वह एक जगह गांठ के रूप में ठंडा और इकट्ठा होकर ग्रह के रूप में बन जाता है और निहारिका का जो मूल भाग था वो सूर्य के रूप में रह जाता है और बाकी 9 ग्रहों के अंदर जो 9 जो छल्ले हैं उसमें एक एक ग्रह है वो ठोस रूप में वहां पर स्थापित हो पाता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये वो डायग्राम है जहां से आपको सीधे से कॉपी में अगर आप ये बना देते हो ना और ये समझ लिया है तो एक बार जैसे ही आप फटाफट पत्ता ऐसे खोलोगे ना, हाँ ये वाला लाप्लास का सिद्धांत है क्या, एक झटके में समझ में आएगा, ये मैं कहता हूं। अगर आपने ये समझ लिया और ये चित्र बना दिया ना, तो आप भले एक महीने बाद भी अगर ये खोल के देखोगे ना तो सीधा समझ में आ जाएगा कि भाई सर ने कैसे समझाया है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की लाप्लास की पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो परिकल्पना थी निहारिका संबंधित, वो मैंने आपको समझा दी और आई थिंक मुझे लग रहा है कि चीजें आपके दिमाग में एकदम सेटअप हो चुकी होगी, माइंड क्लियरिटी हो चुकी होगी। बाकी देखिए कुछ और डाउट है या कुछ और कंफ्यूजन है तो कमेंट आपके पास है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे शाम की इंपोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, प्यार और सपोर्ट दें, क्योंकि आपका ही ये सपोर्ट है वो मुझे कहते हैं ना एक्साइटमेंट मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी जबरदस्त क्लास है वो ऑन द टाइम लेके आऊं। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच विजय, देवराज, रुचिका, मीना और उस्मान हकीम, साहू जाट, यस सभी का मोस्ट ऑफ वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। बेस्ट, दोबारा आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। ओके थैंक यू जी, यस 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 यस, ईश्वर जी लेट आए, ममता जी का अब कमेंट आया, चलो ओके जी, वेलकम, चौट जाट वेलकम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।